समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। हर्ष को आप पहचानते हैं शायद, जो लोग नहीं जानते हैं, हर्षवर्धन रूल्का एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, मेरे दोस्त हैं, पिछले 12-13 साल से मैं इनको जानती हूँ, काफी कुछ सीखा है इनसे। और इन्होंने कुछ दिनों पहले एक कहानी, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे लगा कि ये आपके लिए बड़ी काम की चीज है, आपको ये कहानी सुनानी चाहिए। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और कहा कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, ये कहानी है बेसिकली किस बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, 5, 10, 15, 20 साल का। अमूमन हम एजेंट के थ्रू लेते हैं, और वो एजेंट कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, दोस्त, अगल बगल कोई भी हो सकता है। होता क्या है कि 10, 15, 20 साल में कई चीजें बदलती हैं आपके साथ। महिलाओं के सरनेम, शादी होती है, सरनेम बदल जाता है। मराठी महिलाएं अपना नाम भी बदल लेती हैं शादी के बाद। उसके बाद एड्रेस बदलता है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब हो सकता है कि चेंज हो। लेकिन हम इतनी तकलीफ नहीं उठाते कि जाके भैया इंश्योरेंस कंपनी में अपडेट कर दें कि ये चीजें बदली हैं हमारी जिंदगी में। और उसके बाद क्या दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये रहता है कि एजेंट है, जिसके थ्रू लिया है वो मैनेज कर ही लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या दिक्कत होती है वो कहानी हर्ष बताएंगे। हर्ष की वाइफ के नाम पे उनके दादाजी ने एक पॉलिसी ली थी, जो वेस्ट बंगाल में कहीं रहते हैं। करेक्ट। और उसकी जानकारी फैमिली को नहीं थी। That's right. फिर क्या हुआ? स्वाति, आपने सही बताया कि मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर ने, उन्होंने, वो वेस्ट बंगाल में बालूरघाट एक जगह है, वहां पे रहते थे। पेरेंट्स मूव कर गए थे मुंबई में। तो उन्होंने सन 2000 में एक पॉलिसी खरीदी थी मेरे वाइफ के नाम पे, ऑब्वियसली मेडन नेम पे थी, उसमें शादी नहीं हुई थी। 2010 तक उन्होंने ही प्रीमियम भरा था उसमें, और क्योंकि हमें पता ही नहीं था, जब उनका देहांत हुआ उसके बाद उस पॉलिसी में कभी प्रीमियम भरा ही नहीं गया। ये पॉलिसी मेच्योरिटी वैसे 2020 में थी, आज अभी ये साल में। 2010 में लास्ट प्रीमियम भरा हुआ था। अब 2016 में हमें कहीं से एक डॉक्यूमेंट आया, जो रिश्तेदार वहां पे आसपास रहते थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था कि ये पॉलिसी ली गई थी, हमारे पास और उसका डॉक्यूमेंट मिला है, सो प्लीज देख लीजिए इसमें। तो जब मैंने उसमें देखा तो ऑब्वियसली एक बात थी कि वो पॉलिसी मेडन नेम में है, अभी करंटली वो लैप्स स्टेटस में है, और 6 साल हो गए हमने प्रीमियम भरा नहीं है, तो पॉलिसी रिवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि रूल होता है 5 साल के अंदर आपको पॉलिसी रिवाइव करनी होती है। और 2020 में मेच्योरिटी इन एनी केस थी। तो मैंने LIC में कांटेक्ट किया, यहाँ पर मुंबई में। मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिसी में मुझे एक तो नाम अपडेट करना है, क्योंकि मेडन नेम में, अभी सरनेम चेंज हो गया है, तो वो मुझे अलाउ करें। दूसरा जो एड्रेस है वो भी वेस्ट बंगाल में दिंजापुर जगह का एड्रेस है, वहाँ पे कोई रहता नहीं। मुझे बैंक अकाउंट अपडेट करने हैं। तो LIC मुंबई में मुझसे कहा कि आप बालूरघाट में ही जाके आपको करना होगा, मुंबई में हम ये सब नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि पॉलिसी लैब स्टेटस में है। तो मैंने कहा कि पॉलिसी मुझे शिफ्ट भी करनी है, मुंबई कर लेता हूँ, बालूरघाट में रख के कोई मीनिंग है नहीं। तो मैंने, क्योंकि पॉलिसी लैब स्टेटस में, हम कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं कर सकते, आपको बालूरघाट ही कांटेक्ट करना होगा, इवन फॉर एड्रेस एंड नेम चेंज एक्सेट्रा। तो कहीं ढूंढ ढांड के हमने एफिडेविट बना के मैंने बालूरघाट पोस्ट किया, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि LIC ने हमसे कहा कि क्योंकि लैब स्टेटस में है, हम कोई भी चेंजेस पॉलिसी में नहीं कर सकते। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक पेड अप वैल्यू भी थी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 2010 तक प्रीमियम गया था। एग्जैक्टली। बस 6 साल बीच में फिर नहीं गया। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने उनसे कहा कि पेड अप वैल्यू है इस पॉलिसी में, जो करीबन लाख रुपया है, आप 2020 में मुझे देने वाले, विच इज फाइन, लेकिन 20 में आप किसको दोगे और कहाँ कम्युनिकेट करोगे? क्योंकि जो मेडन नेम में है, वो नेम पे हमारे पास अकाउंट भी नहीं है, पैन कार्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेम चेंज हो चुका है। मैं आपको मैरिज एफिडेविट दे रहा हूँ, सारे डिटेल्स दे रहा हूँ, बट बोले नहीं चेंज कर सकते। तो ठीक है, हमने एजेंट के थ्रू कोशिश की कि कैसे भी करके होता रहता है, एजेंट के एश्योरेंसेस थे। एजेंट मिल गया आपको आसानी से? अब नहीं, आसानी से तो नहीं, वो उनको ढूंढ के निकालना पड़ा, क्योंकि आई कांट कोऑर्डिनेट विद बालूरघाट। बालूरघाट में मैं कैसे बम्बई में बैठा करूं, वहां पे फोन लगाओ ब्रांच पे तो उठाता नहीं, ईमेल करो जवाब आता नहीं। तो हमें कोई चाहिए था वहां से, तो हम कैसे भी 1 महीना लगा एजेंट को ढूंढने में, लेकिन वो मिशन हम सक्सेसफुल हो गए, और वो एजेंट मिल गया हमें, लेकिन कोई सहायता वैसे मिली नहीं। अब ये हुआ कि 2019 में मैंने फिर से उन्हें वापस सारे डॉक्यूमेंट भेजा। मैंने स्टेटस यहाँ से देखा कि चेंज हुआ कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ था, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। मैंने 2019 में वापस पूरा सेट उनको भेजा, कैंसिल चेक का कॉपी वगैरह सब भेजे, लेकिन फिर भी ये चेंजेस नहीं हुए। अब आगे मेच्योरिटी डेट जो थी जून 2020। अब जून 2020 में मुझे पता है उसमें 1 लाख रुपए की पेड अप वैल्यू है, जो 2020 में मिलनी थी। अब ऑब्वियसली कोई कम्युनिकेशन LIC से आया नहीं। ये आप कोविड का लॉकडाउन बोल लें, कुछ भी बोल लें, बट इन एनी केस जब हमने पता करवाया तो बालूरघाट की ब्रांच बोलती है कि हमने आपको एक लेटर भेज दिया। कौन से एड्रेस पे? जिसपे कोई है नहीं। तो हमने कहा कि अल्टीमेटली नाउ व्हाट विल यू डू? अब तो आपको चेंज आपको देना ही होगा ना, पैसे तो देने ही होंगे, आपको मैच्योरिटी हो गई।
तो फिर मुझे वापस बताया गया कि अब क्योंकि पॉलिसी मेच्योर हो चुकी है, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने बोला पहले नहीं कर पा रहे, लैप्स थी तो भी चेंज नहीं कर पाए, मैच्योर हो गई तो भी नहीं कर पाए, तो कब करेंगे? तो ठीक है, अब चलिए चेंजेस नहीं कर पा रहे, मतलब हाँ। अब क्या करोगे आप पैसे के? हाँ। तो बोले वो हम आपको देना है, तो हम क्या करेंगे, चेक आपके नाम पे मेडन नेम पे बना के हम आपको चेक आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजते हैं। मतलब एड्रेस क्या है? तो बोलो वही एड्रेस है जिसपे कोई रहता नहीं है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अभी दिस वाज एब्सोल्यूट हैरेसमेंट, आई मीन दिस वाज नॉट मेकिंग सेंस ओनली, अब मतलब ही नहीं बन रहा जी। मैंने एक जस्ट गूगल सर्च किया कि ऐसे कितने लोग होंगे। मतलब आप ये मानिए, मैं तो इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूँ, ऐसे बहुत थोड़ा सारे नहीं, लोग, बहुत ज्यादा समझते हैं हर्ष, कई सालों से आप यही काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उन लोगों के जिनको जी। इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं, करना क्या। एब्सोल्युटली। ओके, और फिर मैंने गूगल सर्च एक ऐसे ही किया कि भाई ऐसे कितना पैसा इंडस्ट्री में पड़ा होगा जो अनक्लेम्ड जा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2018 की एक मुझे रिपोर्ट मिली, एक न्यूज रिपोर्ट वगैरह मिली, 2018 का जो फिगर्स हैं, 15,000 करोड़ अनक्लेम्ड मनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पड़ा है, विद इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़ा है, उनको पता नहीं क्या करना उस पैसे का, इट्स अनक्लेम्ड। 15,000 करोड़। उसमें से 10,500 करोड़ LIC का है। सो LIC के पास 10,500 करोड़ 2018 के आंकड़े हैं, ये ऐसा पड़ा है कि उन्हें मालूम नहीं किसको देना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ उनसे, आइडेंटिफाइबल आदमी है, बोल रहा है कि मेरे पैसे हैं, और उनका सिस्टम ऐसा है कि वो देने को वो बोल रहे हैं कि पॉलिसी लैप्स है, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मेच्योर हो गई तो नहीं कर सकते। तो हम कब करेंगे फिर आप? और उसमें वैल्यू है, सो यू हैव टू स्टिल गिव इट टू समबडी। तो मैंने LIC चेयरमैन को लेटर लिखा और IRDA को लेटर लिखा। मैंने उनको ये सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश की कि दिस सिस्टम नीड्स टू बी करेक्टेड, बिकॉज 10,500 करोड़ आपके लोगों के पड़े, मैं प्रीमियम ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी भर सकता हूँ, लेकिन मुझे जब मेरा एड्रेस चेंज कराना है, मुझे कोई ब्रांच हेल्प करने को तैयार नहीं है, और मुझे वही ब्रांच में जाके सब कुछ करवाना है, डजंट मेक सेंस। बट इन एनी केस, सो आई रोट टू IRD एंड LIC। अब क्या हुआ इसके बाद, LIC ने सिंपली उसको एक कंप्लेंट रजिस्टर करके मेच्योरिटी प्रोसीड्स देने के लिए रिकॉर्ड किया, IRD ने भी वही किया। मैंने उनको लिखा था कि सिस्टम ठीक करो। जाएगा आपका चेक, जो भी पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? सो टू सॉल्व इट, द इशू हुआ था कि इसको सॉल्व करो। लिखा कि सॉल्व करो, मैंने उनको है कि पैसे दे दो इसको। मैंने उनको लिखा था, IRD को क्यों लिखा? पैसे तो मुझे आने ही है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। मैंने IRD को लिखा कि ये इशू को सॉल्व करो ऑन अ लार्जर स्केल, इट्स नॉट अबाउट माय मनी, दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व। 10,500 करोड़ आपका 2018 के हिसाब से पड़ा है, व्हिच पीपल डोंट नो हूम टू गिव इट टू। सो द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, तो होगा के फिर वो, क्योंकि IRD से कंप्लेंट फाइल की गई, आपके LIC चेयरमैन ऑफिस से कंप्लेंट फाइल हुई, तो मुझे उनकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फोन आने लगे। तो ठीक है, करा के उसमें भी दिक्कतें क्या आई वो आपके व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहली इशू ये थी कि चेक बोले हम पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन हम पेमेंट आपको करेंगे मेडन नेम। तो उन्होंने नेफ्ट इशू कर दिया टू गिव इट टू माय बैंक इन मुंबई, जो मेरे मेडन नेम पे है ही नहीं। तो यहाँ से बैंक को इनिशिएट किया और बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया पैसे, कहते हुए कि ये मेडन नेम का हमारे पास कोई अकाउंट है नहीं, हमारे पास XYZ रुंगटा के नाम से है जी। अब मैंने फिर से वहां पे बात की, बोला कि आपने तो इनिशिएट कर दिया पेमेंट और पेमेंट रिजेक्ट हो गया, तो बोलते वो आपकी प्रॉब्लम है। तो बोला हाउ इज इट माय प्रॉब्लम? तो सर हम आपको अभी चेक इशू करेंगे। बोले ठीक है, आप चेक इशू करेंगे, किस नाम पे इशू करेंगे? तो वही बोले कि हम चेक, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में मेडन नेम है, हम वही नाम से चेक इशू करके आपको पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे पोस्ट कर भी दोगे, मैं चेक जमा कहाँ करूंगा? मतलब आप मुझे भेज दिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको अकाउंट खुला रखना चाहिए था। I said, how can I keep an account open in the maiden name? मैं मेडन नेम पे अकाउंट खुला रखूं, बट एनीवेज मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सो करा के फिर मैंने बोला मेडन नेम पे देके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज माय कंप्लेंट डज नॉट गेट क्लोज्ड, बिकॉज माय चेक इन कैश होगा, आप इशू कर देंगे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक और रास्ता बताया कि मुझे डिविजनल मैनेजर से अप्रूवल लेना होगा कि मैं ये मेरे नेम मैरिड नेम पे हम चेक इशू कर सकते हैं, आपको जो करना आप करिए। तो करा के मुझे चेक कुरियर से आया, पोस्ट से आया मुंबई एड्रेस पे, और मैंने उसे एनकैश कर लिया। मतलब आपने इतनी भाग दौड़ करी मुंबई में बैठे बैठे, मतलब IRDA को लिखा, LIC चेयरमैन को लिखा, उसके बाद फिर कितनी दफा फोन कॉल और सब कुछ, मतलब उसके बाद फाइनली आपके हाथ में चेक आया। बट अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं उसी पे आ रही हूँ कि इतना करने के बाद आपके पास 1 लाख का चेक है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है एक्चुअली, एक तो हमेशा बोलते हैं शुरू से हम लोग हर्ष की इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जाओ ही मत। पहली बात तो टर्म प्लान लो जरूरी है। और ये सवाल हमेशा आता है कि टर्म प्लान का क्लेम मिलने में दिक्कत तो नहीं होगी। अब ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप जब इतना जानते, आपकी पहुंच है, तो आपको एक चीज निकलवाने में इतना वक्त लगा और इतनी दिक्कत, टर्म प्लान लोग लेते हैं, फैमिली में बताते भी नहीं है,
मालूम है भी तो पता नहीं 15 टर्म प्लान तो और लंबा कमिटमेंट है। एब्सोल्युटली राइट। और एड्रेस चेंज पता नहीं क्या क्या चीजें बदलती हैं बीच में, वहां तो क्लेम लेना और भी मुश्किल काम होगा। सो स्वाति एक्चुअली दो पहलू हैं। वन इज कि क्लेम एडमिसिबल है कि देना है जी। दैट एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन जो हम बात करते हैं कि सब डिस्क्लोज करो मटेरियल फैक्ट्स, वो एक एलिजिबल हो गया। सो इन दिस केस मेरा पेमेंट एलिजिबल था जी। सेकेंड इशू वाज द प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके व्यूअर्स सबको जानने की जरूरत है कि वन, आपके डेटा अपडेट रखना बहुत जरूरी है, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एड्रेस जो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स पे है उसी पे होगा। यहाँ पे फ्लॉ सिंपल इतना था कि लैब्स वाले तो एड्रेस चेंज करने को तैयार नहीं थे, दैट वाज एन इशू। लेकिन अगर कोई अपने सामने से जाके एड्रेस चेंज कराएगा ही नहीं तो क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि हमारा एड्रेस अपडेटेड नहीं है। सो पहला काम तो आप ये करिए, एनफोर्स है पॉलिसी, लैब्स है उसकी वो चिंता नहीं है, आप अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कराएं, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी किससे कॉन्टैक्ट करेगी। सो वन इज दैट पॉइंट। जो आपका क्वेश्चन था कि अगर क्लेम मिलने में दिक्कत, सो क्लेम मिलने में दिक्कत कब आएगी? अगर आपका क्लेम एडमिसिबल नहीं है, सो वो एक अलग इशू ऑल टुगेदर है। कोई क्लेम मिलना मतलब कि हाँ, मेरा सेंस मतलब यही था कि आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन वही है कि अगर एड्रेस अगर वो चेक दे रही है और बाय पोस्ट भेज रही है तो और आपका एड्रेस गलत है तो वो चेक रिसीव कौन करेगा? सो इनफैक्ट आईआरडी के रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना है। अच्छा। सो आइडियली दे आर सपोज टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना, चेक भेजना ही नहीं, क्योंकि पहले होता था चेक कुरियर में चोरी हो गया। तो वो सब चीज को प्लग इन करने के लिए आईआरडी ने निकाला कि सारे पेमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक ही करने हैं। चलो वो तो आपके टर्म प्लान की बात स्पेसिफिकली, अमाउंट भी बड़ा होता है जी। अगर ये अमाउंट मान लीजिए 10-20 हजार रुपए होते तो मैं कितनी मेहनत कर लेता। एकदम नहीं। और नहीं, मुझे ये लगता है कि चलो हम लोग बोलेंगे 5,000 10,000 पे इतना भाग दौड़ कौन करे, लेकिन किसी किसी के लिए ये 5,000 10,000 1 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। सो आपके नॉमिनी को आपको पॉलिसी के बारे में बताना होगा, स्पेशली टर्म प्लान, हम करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो नॉमिनी को बता के रखें, एड्रेस फुल्ली अपडेटेड रखें। जब भी आप चेंज करें, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लीव लाइसेंस पे रहते हैं, वो काम के मेरे साथ मुंबई में इतनी दफा एड्रेस चेंज हुआ है। मेरा आधार पे एड्रेस जो है वो पुराने किसी घर का था, और इनफैक्ट हर्ष ने मुझे कहा कि इसको तुरंत चेंज करवा लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, और अब जाके मेरा वो चेंज हुआ है। सो आप गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका ट्रांसफरेबल जॉब है। ये हमने पहले भी कहा है कि अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, मान लीजिए स्वाति आपका पहले दूसरा एड्रेस था और वहां पे सारे इन्वेस्टमेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तो वहां पे कोई और लाइसेंस ही होगा, ऑफ कोर्स उनके पास आपके सारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, एंड ये सब डॉक्यूमेंट्स यू डोंट वांट समबडी एल्स टू सी, और आपको पता भी नहीं कौन उस घर में आज की तारीख में रह रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल क्यों हम लेके बता रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ इस तरह हुआ है, और यकीन मानिए कि मैं कई लोगों को जानता हूं जहां मैं फोन करके काम करवा सकता था, लेकिन प्रोसीजर्स जो है वो ठीक नहीं होता। दैट इज माई रोड टू आईआरडी, दैट इज माई रोड टू एलआईसी चेयरमैन। नहीं तो ये निकालना मुश्किल नहीं था। द प्रोसेस नीड्स टू बी करेक्टेड, विच बहुत सारे लोगों के हाथ में कंट्रोल में नहीं है। सो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने नॉमिनीज को किस परेशानी में छोड़ के जाने वाले हैं, आप खाली सोचिए। और इंश्योरेंस की बात है, आपकी नीयत अच्छी थी लेने की पॉलिसी, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर फायदा ना पहुंचे अगर आपके परिवार को, तो फिर मतलब नहीं होता पॉलिसी लेने का। मुझे पता नहीं, फॉर सम रीजन इंश्योरेंस बहुत ज्यादा, मतलब बेसिक टर्म और हेल्थ प्लान तो चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो इन्हीं बीच में कोई भी पॉलिसी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए। और कई दफा ये दादा दादी टाइप के जो लोग होते हैं, वो लोग चाहते हैं अपने पोते के लिए, नाती के लिए, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना, और ज्यादातर लोग पॉलिसीज ही खरीद लेते हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप पैसे उनको दे दें, उनके पेरेंट्स को, कि लो तुम इसके नाम पे निवेश कर दो। पॉलिसी ले लेके आप लोग खरीद लेंगे और फिर उसका फायदा ना मिले तो कोई मतलब नहीं बनता। तो या और कुछ पॉइंट जो मैं उनको लगता है कि पॉलिसी लेते वक्त बताना चाहिए। सो वन इज ऑफ कोर्स कि अपडेट करो हर चीज। केवाईसी आपका एक एजेंडा आइटम बनाइए कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ मुझे एड्रेसेस अपडेट करने, तो वो एक वंस इन अ ईयर का एक्सरसाइज बना लें कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट्स क्या है। हम रिव्यू करते हैं ना, पोर्टफोलियो रिव्यू की हम बात कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो रिव्यू तो हो गया, अब केवाईसी रिव्यू देखते रहिए। और ऑब्वियसली बाय लिमिटेड प्रोडक्ट्स, आई थिंक वो इतनी सारी चीजें खरीद लोगे, के पास 30 40 इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है, उसमें तो लैप्स होना मतलब होना ही है, आप कुछ भी कर लो बचने वाला है नहीं।
तो और इनफैक्ट इस जो दूसरी बातें हैं, जो इश्यूज अगर इंश्योरेंस रिलेटेड हम बात करें तो वो एक ऑब्वियसली एक अलग कॉन्वर्सेशन हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि ये तो LIC का जो प्रोसेस है, मुझे बालूरघाट जाना नहीं पड़ा या कोई ब्रांच में नहीं जाना पड़ा। प्राइवेट कंपनीज की अगर आपने ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज ली हैं और उसे सरेंडर करना है आपको या पैसे वापस लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ये कहती है आपसे, प्राइवेट कंपनीज मोस्ट ऑफ देम, कि आप ब्रांच में आइए हमारे सामने और खुद आके ही आपको सरेंडर करना होगा। मैंने किया हुआ एक बार आपका ICICI का मेरे पास एक यूलिप था जिसको मुझे लकली मुंबई में लिया था और वो ब्रांच पास में था, तो मुझे ध्यान है वो पॉलिसी मैंने ही आपको सरेंडर करने बोली थी और ये जब मैंने उनसे कहा था कि ये पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आपको खुद को जाना होगा, तो वो रिएक्शन क्या था, वो शायद आई रिमेम्बर दैट। मुझे लगा था कि मुझे क्यों जाना पड़ेगा, सीधे मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ये एक अलग इशू ऑल टुगेदर है। ये भी मैंने IRDA के साथ रेस किया है कि जब पॉलिसी खरीदते वक्त एक इंसान खुद ब्रांच में आता नहीं है, तो पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि अदरवाइज आपको पॉलिसी के पैसे नहीं मिलेंगे। सो दिस अनदर, इस पे फिर कभी एक दूसरा वीडियो बनाते हैं बैठ के। तो आज के लिए टेक अवे पॉइंट सबसे जो शुरुआत में कहा था वही अंत में भी, कि भाई प्लीज लंबा कमिटमेंट है तो अपने, जैसा हर्ष ने कहा कि पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं ना, तो वैसे ही अपना जरा ये सभी एड्रेस, नीड, नंबर सब जहाँ जहाँ चेंज करना है वो भी हर साल एक बार चेक कर लिया करें, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो बाद में, और अगर आपने अपने परिवार के लिए कुछ सोच के लिया तो उनको भी दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। कोई सवाल है तो हर्ष यहीं पर है, इनसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि जवाब यही देंगे खुद ही। और इसके अलावा हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये दो चीजें आप कीजिए। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो तो कर ही लें। फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।